नमस्कार बच्चों, मैं चोनहिन मिंज, हिंदी शिक्षिका, प्रायोगिक विद्यालय मैसूर, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान NCERT मैसूर के इस कार्यक्रम में आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं चौथी कक्षा के लिए निर्धारित पुस्तक रिमझिम भाग 4 में संकलित एक मज़ेदार कहानी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ, जो आप बच्चों के पसंदीदा दिनचर्या में से एक है। इसके लिए आप हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं। जरा सोचकर बताइए, वह कौन सा पल है? नहीं समझे? तो चलिए मैं आपको एक संकेत देती हूँ। जब आप स्कूल जाते हैं, उस समय आप एक खास घंटी की प्रतीक्षा में रहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वह कौन सी घंटी होगी? हाँ, बिल्कुल ठीक, वह घंटी है खेल की। तो बच्चों, आज हम उसी खेल से संबंधित एक मज़ेदार कहानी पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है किरमिच की गेंद, और उस कहानी की लेखिका का नाम है शांता कुमारी जैन। इस पाठ को पढ़ने के दौरान हम शब्दों के अर्थ को समझेंगे, शब्दों से वाक्य बनाना सीखेंगे, वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्हों को पहचानना तथा उसका प्रयोग करना सीखेंगे, और अंत में इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, इसे जानेंगे। तो आइए हम इस पाठ्य पुस्तक की कहानी को पढ़ेंगे और उस पर हम बातचीत करेंगे। गर्मी की छुट्टियां थीं। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वो वस्तु क्या हो सकती है। वो एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की मां मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वो जहां से आवाज आई थी उसी ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। आहा! दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में से नीचे कौन फेंकेगा? हो ना हो ये गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु
वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी, जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थीं। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गईं और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज आई। अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं। सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वो लेट गया और सोचने लगा। भले ही गेंद मोहल्ले में किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थीं। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है। अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है। दिनेश ने कहा। फिर वो मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वो कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, ये कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता, तब जानूं। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी। दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि ये गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और ये कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। गेंद मेरी है, वो मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला। क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ, सबूत है। मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वो जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं। दिनेश ने कहा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, ये मेरी है, यही है मेरी गेंद। ये लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं। हाँ हाँ। अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है। अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है। दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं
सभी के टप्पे की आवाज ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा। देखूं कैसे कोई खेलेगा। अरे 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 रुक जा, अरे रुक जा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआंसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे। अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। हाँ, ये 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वो चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। बच्चों, अब आपने कहानी सुनी। अब इस कहानी में कुछ शब्द आए हैं, उनका अर्थ मैं आपको बताने जा रही हूँ। शब्द इस प्रकार से है। गर्मी, जिसे हम अंग्रेज़ी में समर कहते हैं, छुट्टियाँ, हॉलीडे, दोपहर, आफ्टरनून, बगीचा, गार्डन, चिक, पर्दा, मशीन, यंत्र, तवा, फ्राइंग पैन, क्यारी, फूलों का बागान, भिंडियाँ, लेडीज़ फिंगर, सीताफल, एक प्रकार का फल जिसे हम अंग्रेज़ी में कस्टर्ड एप्पल कहते हैं, बेल, लता, इसे हम अंग्रेज़ी में क्रीपर कहते हैं, घूस, चूहे की एक प्रजाति, निगाह, नज़र। यहाँ किरमिच का अर्थ बतलाया गया है, मोटे कपड़े से बना एक प्रकार का गेंद। मुंडेर, छत की दीवार का ऊपरी उठा हुआ हिस्सा। चटाई, फूस का बना हुआ बिछावन जिसे हम मैट कहते हैं। आप सभी ने इन शब्दों का अर्थ समझ लिया होगा। तो चलिए अब हम कुछ शब्दों से वाक्य बनाना सीखेंगे। यहाँ मैंने 3 शब्द लिए हैं, बरामदा, खेलना और इमारत। इन तीनों शब्दों से हम एक एक वाक्य बनाएंगे। बरामदा, घर के बरामदे में दादाजी आराम करते हैं। खेलना, मुझे खेलना पसंद है। इमारत, मेरे स्कूल की इमारत काफ़ी ऊंची व मजबूत है। शेष शब्दों से आप भी वाक्य बनाने की चेष्टा करें। बच्चों, आप सभी ने कहानी पढ़ी, उनमें आए शब्दों के अर्थ को समझा, शब्दों से वाक्य बनाना सीखा। तो अब हम कहानी का सारांश जानेंगे। गर्मियों की छुट्टी थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कहानी पढ़ रहा था कि तभी बगीचे में धम से किसी चीज़ के
गिरने की आवाज़ हुई। दिनेश तुरंत बगीचे की ओर दौड़ पड़ा। वहाँ उसने भिंडियों के पौधे को उल्टा पलटा, सीताफल की बेल छान मारी, परंतु उसे कुछ नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते अचानक उसकी निगाह घूस के गड्ढे के ऊपर गई। वहाँ एक नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी थी। उसने इधर उधर देखा। सभी घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद थे, इसलिए दिनेश को लगा कि हो सकता है यह गेंद बाहर से आई हो। तभी माँ की आवाज़ सुनकर वह गेंद उठा लिया और कमरे के अंदर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर लेटकर वह सोचने लगा। भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, किंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी। खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। शाम को सारे बच्चे यहीं एकत्रित हुए। दिनेश ने सबसे पूछा, मुझे एक गेंद मिली है। अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। अनिल, सुधीर, दीपक सभी ने गेंद पर अपना अधिकार जताना शुरू किया, लेकिन दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद तीनों में से किसी की नहीं है। फिर भी दीपक बार बार कहे जा रहा था, गेंद मेरी है और सिर्फ मेरी है। अनिल उसकी बात काटते हुए बोल पड़ा, क्या सबूत है कि यह गेंद तेरी ही है? फिर दोनों में ठन गई। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक, सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो यह तीनों मिलकर खेलेंगे। अंत में वह गेंद दिखा दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि जो पक्का सबूत देगा वही गेंद ले जाएगा। गेंद देखते ही दीपक बोल पड़ा, यही मेरी गेंद है। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था, लेकिन उसकी बात पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। दीपक क्रोध में आ गया। उसने कहा, मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा। और उसने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। वास्तव में दिनेश का मन सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। इसलिए उसने सबसे कहा, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल ले। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह गेंद जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे स्कूटर के पीछे भागे, किंतु जल्दी ही रुक गए। वे समझ गए कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। फिर वे सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। तो बच्चों, आपने कहानी का सारांश सुना। तो अंत में इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी की वस्तु पर अपना अधिकार या हक नहीं जमाना चाहिए। बच्चों, जब आप कहानी सुन रहे थे, आप लोगों ने एक बात गौर की कि जब कहानी पढ़ी जा रही थी तो कभी थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल में कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी, और जब प्रश्न पूछे जा रहे थे तो उसके पढ़ने और बोलने की शैली में
बदलाव आ रहा था। तो ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या ठहराव। जब हम किसी वाक्य का प्रयोग लिखने या पढ़ने के लिए करते हैं तो उस विश्राम को दर्शाने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारी भाषा स्पष्ट, अर्थवान और भावपूर्ण हो जाती है। कभी कभी इसके गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बच्चों, इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सड़क पर थूके नहीं तो 500 रुपया जुर्माना देना होगा। सड़क पर थूके नहीं तो 500 रुपया जुर्माना देना होगा। सड़क पर थूके नहीं तो 500 रुपया जुर्माना देना होगा। इन तीनों वाक्य को पढ़ने का तरीका अलग अलग होगा, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त अल्पविराम, जिसे अंग्रेजी में कॉमा भी कहते हैं, हम ज़्यादातर अपने वाक्यों को लिखते और पढ़ते समय अल्पविराम और पूर्ण विराम का ही इस्तेमाल करते हैं, है ना? किंतु आपको पता है कि इसके अलावा भी करीब 18 तरह के चिन्ह होते हैं जिसका प्रयोग वाक्य में किया जाता है। आइए एक उदाहरण के द्वारा हम चिन्हों को पहचानेंगे। अरे बेटा कहाँ जा रहा है, बाहर लू चल रही है। इसमें जो चिन्ह का प्रयोग किया गया है उसे हम अवतरण या उद्धरण चिन्ह कहते हैं। इसे हम अंग्रेजी में इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग तब होता है जब व्यक्ति स्वयं एक वाक्य बोलता है। दूसरा है अल्पविराम, जिसे हम अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग थोड़ी देर रुकने के लिए किया जाता है, फिर वाक्य को आगे पढ़ा जाता है या पूरा किया जाता है। तीसरा है प्रश्न चिन्ह, जिसे हम अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चौथा है पूर्ण विराम, जिसे हम अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं। वाक्य के समाप्त होने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, जैसा मैंने आपको बतलाया कि इन चिन्हों के अलावा और भी कई चिन्ह हैं, तो बच्चों आपने आज विराम चिन्ह का प्रयोग करना सीखा। मैं आशा करती हूँ कि आप इन चिन्हों का प्रयोग लिखते और पढ़ते समय अवश्य करेंगे। तो चलिए अब हम इस कहानी के अंत में कुछ प्रश्न अभ्यास देखते हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए, पृष्ठ संख्या 17। कहानी की बात। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? बच्चों, इस वाक्य से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? हाँ, आपने सही कहा। दिनेश की माँ सिलाई वाली मशीन चला रही होगी। दूसरा प्रश्न है, तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? बिल्कुल ठीक, आपने इस मशीन को अपने घर में तथा अपने पड़ोसी के घरों में देखा होगा। दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। बच्चों, इस वाक्य से भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, दिनेश क्या खोज रहा था? आप बता सकते हैं कि दिनेश क्या खोज रहा था? हाँ,
बिल्कुल ठीक। दिनेश क्रिकेट की गेंद खोज रहा था। दूसरा प्रश्न है, दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है? बच्चों, क्या आपको पता है कि क्यारी में कौन सी चीज गिरी है? नहीं पता? दिनेश को क्यारी में किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी थी। उसने उससे अंदाजा लगा लिया कि यहाँ गेंद गिरी होगी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। बच्चों, इस वाक्य से भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि दिनेश को कैसे पता चली कि यह गेंद दीपक की नहीं है? हाँ, आपने सही कहा, क्योंकि दीपक की गेंद 5 महीना पहले खो गई थी। इस बात को दिनेश जानता था और जो गेंद दिनेश को मिली थी वह गेंद बिल्कुल नई चमचमाती हुई गेंद थी। इस कारण दिनेश को पता चल गया कि यह गेंद दीपक की नहीं है। बच्चों, बताइए, दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा था? हाँ, आपने ठीक कहा। दीपक बार बार गेंद को अपनी इसलिए बता रहा था क्योंकि दीपक की गेंद खो चुकी थी और वो इस गेंद को हथियाना चाहता था, इसलिए बार बार वह गेंद को अपनी बता रहा था। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम में नए पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।